नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको लिए चलेंगे जम्मू, जहां पर आप देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का किस तरह से दौरा जो है वो शुरू होने वाला है। 2 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आईआईएम जम्मू के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे राष्ट्रपति और कल श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में शीश नवाएंगे। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज का दौरा जो है वो शुरू हो गया है और आईआईएम जम्मू के दीक्षांत समारोह में यहां पर भाग लेंगे और कल श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में शीश नवाएंगे। और इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार देखिए, राष्ट्रपति के दौरे को मद्देनजर रखते हुए पूरे जम्मू के अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन दीक्षांत समारोह में जब भाग लेते हैं तो वहां पर किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, इस पर पूरी जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है। इस वक्त पर आप देखिए बड़ी अपडेट लगातार जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति का यह दौरा अहम माना जा रहा है। दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आज से ये जम्मू दौरा शुरू हो गया है। आईआईएम जम्मू के अंदर भाग लेंगे इस दीक्षांत समारोह में और दीक्षांत समारोह के बाद आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इस पर भी जानकारी लेना बहुत जरूरी। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल श्री माता वैष्णो देवी भी जाएंगे, वहां पर भी शीश नवाया जाएगा। सीधी तस्वीरें आपके सामने कन्वेंशन सेंटर जम्मू से, जहां पर आप देखिए किस तरह से तैयारियां जो है वो पूरी मुकम्मल तरीके से कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। साफ तस्वीरों में देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरी तरह कमर कसती हुई और साथ ही साथ ये भी समझिए कि दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। इसी खबर पर ऋतिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पूरा कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 2 दिवसीय दौरा जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की तरफ से किया जा रहा है, जिसके चलते जम्मू में पहुंचने के बाद आपको बता दें यहाँ पे 5th एनुअल कन्वोकेशन जो यहाँ पे आईआईएम का किया जा रहा है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये कन्वोकेशन प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, उसमें वो भाग लेने वाले हैं। तो आपको बता दें कि गेस्ट ऑफ ऑनर उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उनके साथ इस समारोह में सम्मिलित होंगे। तमाम विद्यार्थी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें प्रेसिडेंट के हाथों ऑनर होने का मौका जो है वो आज के दिवस पे मिलेगा। और इस दीक्षांत समारोह के बाद आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। जी, आपको बताना चाहेंगे कि इस समारोह के बाद अगला रुख जो है कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए जाने वाले हैं, जब माता रानी के दरबार में हाथ लगाएंगे। और उसी के साथ आपको बता दें अगला जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है वो 6th एनुअल कॉन्वोकेशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है, आगे का रुख उनका हिमाचल प्रदेश की तरफ रहेगा। तो कहीं ना कहीं जम्मू में उनका पहला दौरा माना जा रहा है और काफी अहम नजरों से इसे देखा जा रहा है। और विद्यार्थियों के लिए तो ये काफी उत्साह की बात है कि उन्हें प्रेसिडेंट के हाथों ऑनर होने का मौका जो है, सौभाग्य जो है वो प्राप्त हो। ऋतिका, ये बताइए कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है, किस तरह से इस वक्त वहां पर ग्राउंड पर हालात हैं। लगातार आप देखिए छावनी के रूप में पूरी तरह से जम्मू कश्मीर देखा जा रहा है और साथ ही साथ जम्मू शहर की अगर हम बात करें। जी, आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू के चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को तमाम सिक्योरिटी बलों के जवानों के द्वारा चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है। यहाँ पे पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की ढील जो है ना दी जाए। इस रास्ते से प्रेसिडेंट का आगमन होने वाला है, वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को पूरे तरीके से नजर बनाई गई है ताकि उस वक्त किसी भी तरह की समस्या जो है। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो पूरी जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये दौरा अहम माना जा रहा है। दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। आईआईएम जम्मू के अंदर ये दीक्षांत समारोह होगा और जाहिर तौर पर कल की भी उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी दी है कि कल किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है। कल माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचेंगे और उसके बाद किस तरह से आप देखिए छावनी के रूप में जम्मू शहर को भी बदल दिया गया है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस एस्पिरेंट्स के अंदर जिस तरह से धांधली के आरोप लगाए जा रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं अब एलजी मनोज सिन्हा ने अपना बड़ा बयान जारी किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की सिलेक्शन लिस्ट की अब जांच होगी और उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का ऐलान कर दिया है। उपराज्यपाल ने जांच कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया और गड़बड़ी पाए जाने पर निरस्त यहां पर यह लिस्ट कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए आम जनता की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे थे और कई दिनों से इसे भ्रष्टाचार के रूप में ही सामने रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस पर उपराज्यपाल ने यहां पूर्ण विराम लगा दिया है। साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो इस लिस्ट को यहां पर निरस्त कर दिया जाएगा और जांच कमेटी का गठन किया जाएगा और इसकी पूरी तरह से मुकम्मल
मुकम्मल तरीके से जांच जो है वो करवाई जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर निरस्त यहाँ पर ये लिस्ट कर दी जाएगी। और इस वक्त की बड़ी अपडेट, उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का ऐलान कर दिया है। उपराज्यपाल ने जांच कमेटी के गठन का भी ऐलान कर दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर के मद्देनजर रखते हुए अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर बात की जाए, अगर कोई भी गड़बड़ी इसके अंदर पाई जाती है तो जाहिर तौर पर कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। टीम का गठन कर दिया गया है और बहुत ही जल्द अगर इसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो ये पूरे लिस्ट यहां पर निरस्त कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट, क्योंकि लगातार आप देखिए लगभग 10,000 से भी ज्यादा जो युवा हैं वो इसमें भाग ले चुके हैं, लेकिन अगर इस पर पारदर्शिता तरीके से काम होता है तो जाहिर तरीके से उनको फायदा भी होगा। लेकिन एक बड़ा बयान उपराज्यपाल की तरफ से यहां पर सामने आया है जो एक सौगात से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से युवाओं की तरफ से भी बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि आखिर इस लिस्ट को किस तरह से बनाया गया है और पारदर्शिता तरीके से काम नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि जब जांच होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। हमारे सीनियर सहयोगी सैयद तजम्मुल ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए पिछले कई दिनों से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इस लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ गलत जो है वो जरूर हुआ है, लेकिन अब उपराज्यपाल ने इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया है और जांच का भी ऐलान कर दिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर में हादसा, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कल भी कहा कि 40% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। और जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड पर जिस तरह से पहले ही इंदिया था कि शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की आसामियों को पूर्ण करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड पर इतना एतमाद किया, उसके बाद आपका ग्राउंड, आपका रिटर्न, आपके बाकी इम्तिहानात नताइज आने के बाद तुलबा ने जम्मू कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एहतजाज बुलंद किए और उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एक ही परिवार के, जहां आप परिवार की पॉलिटिक्स पे भी ताना देते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, वहां कहा कि एक ही परिवार के, एक ही घर के कई सदस्य जो हैं वो नौकरी लग चुके हैं सब इंस्पेक्टर के तौर पर, उन्हें पास दिखाया गया है। लेकिन जो लोग जिन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जिन्होंने आंसर कीज में, जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और 90-95% तकरीबन वो खुद को पास बताते हैं, लेकिन नताइज आने के बाद इन्हें कहा गया है कि आपने एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं किया है। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिस वक्त मैदान में आप कूद पड़े हैं, उन्होंने कूद कर पहले बयान जारी किया। मनोज सिन्हा ने उन्हें कहा कि जो भी अप्रहेंशन या खदशात होंगे उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और जो भी लड़कों को खदशात होंगे, देखिए मामला कोर्ट में चला जाएगा। इस वक्त आला सतही तहकीकाती टीम है, चूंकि होम डिपार्टमेंट में है, सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट वक्त में जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑटोनोमस बोर्ड होता था और उसके बाद एडीजीपी लेवल पर इस तरह के इम्तिहान तय पाए थे। एक तब्दीली के साथ कहा गया कि सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो इम्तिहानात की देख रेख करेगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब आप होम डिपार्टमेंट में इस तरह से आप पढ़े लिखे नौजवानों को, इन तुलबा को, बच्चों को बाहर करते हैं इम्तिहानात में, तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी या साख जो एक इदारे की होनी चाहिए थी, वो जज्बात तो लोगों के मजरूह हो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों के भी बड़ी ठेस पहुंची है इन बच्चों को कि इम्तिहान में बेहतर करने के बावजूद उन्हें इम्तिहान से बाहर कर दिया गया। लेकिन एक उम्मीद जरूर यहाँ पर बच्चों के अंदर जगी जरूर थी, जिसमें सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर एक भरोसा बच्चों की तरफ से जताया गया था। लेकिन जिस तरह से ये पूरा लिस्ट में देखा गया है कि एक ही परिवार के इतने ज्यादा लोग जो हैं उनके नाम इसमें शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर बनता हुआ नजर आया था, जिसके बाद आप देखिए आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका। देखिए, जिस वक्त आप लेफ्टिनेंट गवर्नर तक मसला पहुंचे हैं, इससे पहले जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने बैक टू बैक ट्वीट किए और ट्वीट में साफ तौर पर कहा कि जब आप जम्मू कश्मीर में 46% के आसपास में बेरोजगार लोगों को इस तरह से परेशानियों में डालते हैं, पहले ही जम्मू कश्मीर में सैंड एक्सट्रैक्शन, टिम्बर एक्सट्रैक्शन और बाकी ठेके जो है पहले ही सियासी लीडर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाहर लोगों को ठेके दिए जाते हैं। जब जम्मू कश्मीर पुलिस जो अपनी पुलिस है मलेशिया फोर्स के बाद, और जिस वक्त आप अपनी फोर्स में इस तरह के इम्तिहानात में बेज़ाब्तियां कुछ का जो इल्जाम है, जब तक ये प्रूफ होता है, कहीं न कहीं मामला जो है नौजवानों की उमंगों के साथ जुड़ा हुआ है और इम्तिहानात में बैठने के बाद आप उन्हें इम्तिहानात से बाहर करते हैं, तो नतीजन जो है धरना प्रदर्शन जम्मू से लेकर कई एक जगहों पर देखे जा सकते हैं और आइंदा दिनों में क्या इन्वेस्टिगेटिव टीम होगी और किस तरह से इसका जवाब होगा। क्या लगता है फायर सर्विस का हाल कि किन किन लोगों को मिलाकर ये कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि सेक्रेटरी लेवल की बात तो सामने रखी गई है उपराज्यपाल की तरफ से। देखिए, जम्मू कश्मीर में कमिटियां बनने के लिए अफसरों की कमी आपके पास नहीं है। चीफ सेक्रेटरी से लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक, और जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड जजों की खिदमत, हमेशा हाईकोर्ट जजों की खिदमत हासिल की गई है और जो लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में या पब्लिक सर्विस कमीशन में
चेयरमैन के ओहदों पे रह चुके हैं, उनकी खिदमत को हासिल किया जा सकता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी अब बाहर से आया, जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन भी बाहर से आया। अब यहाँ की कमेटी जो होगी, यहाँ के जो अफसरशाही होगी, वो अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ देंगे। हमें उम्मीद है कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और इनको तो जमुल, जहां 50,000 नौकरियां देने की बात सामने रखी गई थी, लेकिन महज अब अगर लगभग 10,000 युवाओं की बात करें तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान यहां पर एस्पिरेंट्स भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि पारदर्शिता तरीके से काम करने की ही जरूरत थी? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब भी आपने इस तरह के इम्तिहान देखे होंगे या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पहले किसी वक्त में कहा गया कि 50,000 नौकरियां दी, बाद में सहमत रहकर ये 10 साल तो आर्मी में हो, पुलिस में हो, ये कोई क्रिएशन नहीं होती है, नॉर्मल भर्तियां जम्मू कश्मीर में हुई है। चलिए, तो निश्चित रूप से उसे निरस्त भी भर्तियां वहाँ तेज कर दिया गया, इंटर रिजर्व पुलिस में भर्तियां हों से पहले हैं। लेकिन ये तो 10,000, 5,000, 3,000 आसामियों को करने के लिए नोटिफिकेशन निकलता ये है। होगा कि जिस तरह से टीम का गठन होता है, जांच करने की बात कही गई है, तो सामने निकल कर क्या कुछ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे सीनियर सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो बता रहे हैं कि एस्पिरेंट्स को लेकर जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से यहाँ पर बयान जारी किया गया है, एक बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि युवा लगातार आप देखिए यहाँ पूरी तरह से मायूस होते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें अब कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जरूर हाथ लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो पूरे लिस्ट यहां पर निरस्त कर दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि एक बार फिर से यहां पर दोबारा भर्ती रैली जो है वो शुरू की जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे लगातार, आप देखिए रामबन की तरफ, क्योंकि रामबन में भी किस तरह से काम चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं। ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर यहां मनरेगा मुलाजिमों का आंदोलन चल रहा है और रामबन में मनरेगा मुलाजिमों की हड़ताल अब कामकाज जो है वो ठप करते हुए की जा रही है। माने जा रहा है कि जिस तरह से जो मांगे अपनी सामने रखी गई थी उस पर ऐलान नहीं हुआ है, गौर नहीं फरमाया गया है और मांगे माने जाने तक काम पर न लौटने का भी ऐलान इन लोगों की तरफ से कर दिया गया है। मानदेय में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर मनरेगा मुलाजिमों का आंदोलन पहुंच गया है और रामबन में मनरेगा मुलाजिमों की हड़ताल से अब कामकाज ठप हो गया है और मनरेगा मुलाजिम यहां पर कामकाज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मांगे उन्होंने सामने रखी हैं, अगर वो नहीं मानी जाती हैं तो वो अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर और कई ऐसी मांगे जो है वो सामने रखी गई है। लेकिन इस पर क्या कुछ अपडेट है, नदीम ने हमारे साथ ज्वाइन किया। नदीम, जिस तरह से मनरेगा के मुलाजिम लगातार पहले धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं कामकाज ठप कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, जहां मनरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बात करें तो पिछले कई दिनों से स्ट्राइक पर है और इनकी लगातार डिमांड है कि रेगुलर किया जाए और जो बेस है वो बढ़ाया जाए। लेकिन कल हमने देखा कि एक ऑर्डर निकाला जाता है, उसमें कहा जाता है कि आपने स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं की तो आपको डिसएंगेज कर दिया जाएगा। अगर तो उस ऑर्डर से पहले की बात करें, उस ऑर्डर के बाद की बात करें, ऑर्डर से पहले अगर ब्लॉक लेवल पे स्ट्राइक चल रही थी, लेकिन अब ये स्ट्राइक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगा गई है। अगर कामकाज पहले से ही हुआ था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो क्या डिमांड है, जो ऑर्डर निकाला गया है एंगेज कर दिया जाए, क्या कहेंगे आप? काम नहीं डिसएंगेज देखिए सर, बात है हमारे बजाय हमारे नोट्स जा रही है। इसका ये नहीं है कि अगर सरकार सोचती है हमारे बारे में, हम 10-12 सालों से काम कर रहे हैं, 14 साल भी हुए कुछ लड़के को, सिवाय हम 1800 रुपए पे काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल 800 पे आपके हलवायाल का पेट पाला जाता सर नहीं होता है। अगर हमारे फैमिली बैकग्राउंड अच्छे नहीं होंगे तो हमारा आज की डेट में एक दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें। सर, इस ऑर्डर को किस नजर से देखा जा रहा है? अगर काम किया तो डिसएंगेज, काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो डिसएंगेज कर दिए जाओगे। देखिए, हमारा एसोसिएशन जम्मू कश्मीर जो है, हम लीगली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी जनरल डिमांड है कि इस तरह से हमें गवर्नमेंट ने एमजनरेटर लगाया गया था, लेकिन उसके बाद मुठित जितनी भी स्कीम है, PMAY, एसडीएम, CRA, PPC, सब स्कीम हम चला रहे हैं और आज हमारे फोकस नोटिस जो दिया जा रहा है ओनली फॉर एमजनरेगा के लिए, इससे हम बिल्कुल कड़ी निम्ता में। सर, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आना, क्या उस ऑर्डर का जवाब दे रहे हैं आप? इस ऑर्डर का जवाब यही है कि देखिए भाई, हम लीगल तरीके से कर रहे हैं और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आने का यही मकसद है
कि हम लीगल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा शोकॉज नोटिस हमें कोई घबराहट नहीं। नदीम, सवाल कीजिए कि अगर इतना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, कामकाज को ठप कर दिया गया, क्या कोई आला अधिकारी की तरफ से आश्वासन अभी तक दिया गया? इस प्रोटेस्ट को लेकर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिले या फिर आपके जो हाई कमान है, जो रूरल डेवलपमेंट के आला हुकाम है, उनसे बात हुई इस बारे में, इस स्ट्राइक को लेकर? स्ट्राइक को लेकर देखिए, हमने लीगली तौर पर लेटर निकाला हुआ है, हमने बराबर मेल भी किया है, 100 मेल दिया, और इंडिविजुअल तौर पर हमने डिप्टी कमिश्नर सर को, एसडी सर को और मुफ्ती अफसर साहबान को हमने लेटर दिया है, बाई हैंड लेटर भी दिया है और 100 मेल भी दिया है। तो हमारे मुतालबा जो है जनमन से जायज है। हम डायरेक्टर कमिश्नर सेक्रेटरी की जहां तक बात करें, क्या उनसे कभी आपकी बात हुई इस हड़ताल के चलते हुए? देखिए, कमिश्नर सेक्रेटरी साहबान ने एक ज़बानी तौर पर कहा था कि आप स्ट्राइक को वापस कीजिए तो हम आपकी जॉब को फुलफिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हमने बहुत मुर्तबा ये धोखे खाए हुए, हमें यानी अब आपने क्या तय किया? अब हमने ये तय किया कि हम झूठे एश्योरेंस पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे जब तक हमें क्लियर कट लिख कर वाजे तौर पर जो पॉलिसी का रिटर्न में नहीं मिल जाता, रिटर्न में मिल जाता, तब तक हम, यानी जब तक ब्लैक एंड व्हाइट पे ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक स्ट्राइक से नहीं उठेंगे। आज से पहले भी हमने कई बार एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए, यकीन दहानियां जरूर हुई, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ, जिसको लेकर आज मनरेगा जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन है वो प्रोटेस्ट पर है। और इनका ये मानना है कि जब तक हमें ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर नहीं दिया जाएगा कि जब आपको रेगुलर किया जाएगा। पहले जॉब कार्ड को लेकर भी लगातार आपने देखा था कि किस तरह से सुर्खियां इस खबर ने बटोरी थी कि जॉब कार्ड में काम कोई करता है लेकिन पैसे कहीं और डाले जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ मनरेगा का मुलाजिम अपने आंदोलन पर लगातार अड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर क्या लगता है कि प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत थी, विभाग को ध्यान देने की जरूरत थी कि एटलीस्ट जो आप लोगों ने योजना और परियोजना चलाई है वो जमीनी सतह तक किस तरह से पहुंच रही है, उस पर चेक लगाने की जरूरत है? जी बिल्कुल आशा, देखिए अगर हम मनरेगा एम्प्लॉइज की बात करें और दूसरी तरफ रूरल डेवलपमेंट के कामकाज को देखें तो कहीं न कहीं एक अहम रोल अदा कर रहे हैं मनरेगा एम्प्लॉइज। जहां तक बात करें, क्योंकि अगर मनरेगा एम्प्लॉइज है लेकिन जब कामकाज की बात करें तो इनसे तमाम वो काम लिए जा रहे हैं, तमाम उन स्कीम्स पर काम करवाया जा रहा है जो रूरल डेवलपमेंट की सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जहां हम एसबीएम की बात करें, हम पीएमएवाई को देखें या फिर बाकी जो 14th FCA के काम है, तमाम ये देख रहे हैं क्योंकि मैन पावर की इस वक्त रूरल डेवलपमेंट के पास कमी है। और ऐसे में अगर डिसएंगेज किया जाता है मनरेगा एम्प्लॉइज को तो जाहिर सी बात है पहले ही क्राइसिस है, पेमेंट्स टाइमली। हालांकि अगर मनरेगा गाइडलाइंस की बात करें तो 15 दिन के अंदर बेनिफिशियरी को जो है पैसा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैन पावर की कमी है। जहां एक VLW को एक पंचायत होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मनरेगा मुलाजिम जो GRF है वो 2-2, 3-3 पंचायत को मतलब कहने का ये है कि जहां पर पंचायतों को सशक्त करने की बात कही गई थी, दूरदराज के इलाकों के अंदर आम जनता को सुविधाएं फराहम कराने की बात कही गई थी, उसमें कहीं ना कहीं अब ढिलाई बरतने की कोशिश हो रही है। अगर मनरेगा मुलाजिम को डिसएंगेज किया जाता है या फिर निकाला जाता है तो जाहिर तौर पर विकास पर इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिलेगा। नदीम जी बिल्कुल, देखिए आशा, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि मनरेगा एम्प्लॉइज की जहां बात करें तो इसमें 3 तरह के मुलाजिम हमें दिखते हैं, GRS, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट है और प्रोग्राम ऑफिसर्स है। जब हम देखें क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट्स की बात करें, मनरेगा के जो टेक्निकल असिस्टेंट थी वो तमाम जो बिलिंग का काम होता है 10-10, 12-12 पंचायत पे एक टेक्निकल असिस्टेंट काम कर रहा है। और कई ब्लॉक रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे हैं जहां पर एक टेक्निकल असिस्टेंट पूरे ब्लॉक को संभाले हुए, यानी जहां एक तरफ एक वीडियो काम कर रहा है, दूसरी तरफ एक टेक्निकल असिस्टेंट काम कर रहा है, जहां पे एक AW होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो कुल मिलाकर जब हम देखें अगर इन्हें टर्मिनेट किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आम जो जनता है उस पर तो इसका असर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। और जहां एक तरफ दावे किए जाते हैं कि जब हम तो तमाम चीजों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल कैसे होगी जब आपके पास मैन पावर नहीं है? और जब आपके पास मैन पावर होगी तो ट्रांसपेरेंसी तभी जो है मुमकिन हो सकती है। अब इंतजामिया में बैठे लोगों को इस तरफ देखना चाहिए कि क्या जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं हमारे पास, इन्हें डिसएंगेज करने से मसला हल होगा या नहीं होगा। लेकिन जहां एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब बेरोजगारी को खत्म करें, लेकिन अगर जिन लोगों के पास रोजगार है अगर उनसे वो भी छीना जाएगा तो क्या किस तरह की पॉलिसी है, ये तो तमाम वो लोग जानेंगे जो कह रहे हैं कि डिसएंगेज करेंगे, और वो लोग जानेंगे जो इस वक्त प्रोटेस्ट पर उतर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और जब तक ब्लैक एंड व्हाइट पे ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से मनरेगा का मुलाजिम यहां पर धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और उसने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता या फिर लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता वो अपना आंदोलन खत्म करने वाले नहीं है। इसी तरह से काम छोड़ हड़ताल पर वो बैठे रहेंगे, लेकिन अब इस पर गौर फरमाने की जरूरत है कि जिन लोगों की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है इस पर किस तरह से तब्दीली लाई जाएगी और कैसे बीच का रास्ता निकालकर
यहां काम किया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। जिला उधमपुर की तहसील चनैनी के जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी चनैनी के यहां केवी स्कूल में करीब अचानक आग भड़क उठी है और ये केवी स्कूल की बात हो रही है, जिसने देखते ही देखते पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया और जंगल में आग लगने की सूचना मिलते ही वन विभाग और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया गया। इससे पहले पिछले सप्ताह भी चनैनी में जंगलों में आग लग गई थी और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा था। आपे लाते हैं सर लोग। इस सज्जी साइड मारो, सज्जी साइड थोड़ा, इस साइड थोड़ा कमाओ। अक्टूबर पकना है। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से ड्रोन की घटना जो है वो सीमावर्ती इलाके के अंदर देखी गई है, जहां पर आप देखिए पाकिस्तान जिस तरह से हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, इस पर गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि कानाचक सेक्टर में ड्रोन से आईडी टिफिन बम फेंकने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन ने जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए अरनिया सेक्टर में ड्रोन के घुसपैठ का प्रयास किया और बीएसएफ के सतर्क जवानों ने आसमान में रोशनी देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान सीमा में लौट गया है और पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तलाशी अभियान चला दिया है और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि कानाचक की तरह पाकिस्तान ने ड्रोन की मदद से यहां पर भी हथियार या फिर आईडी फेंकने का प्रयास किया होगा। और जानकारी के अनुसार आपको ये बताते चले कि आज तड़के 4:30 बजे के करीब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए अरनिया सेक्टर में करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर बीएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा और जैसे ही उसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जवानों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग होते ही ड्रोन वापस पाकिस्तान सीमा में यहां पर लौट गया है। और ये भी बताते चले कि पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा व नियंत्रण रेखा पर ड्रोन से घुसपैठ के मामले बढ़े हैं और कश्मीर में आतंकवादी हमले बढ़ाने और आगामी जो अमरनाथ यात्रा है उसमें खलल डालने के इरादे से पाकिस्तान यहां सक्रिय आतंकी संगठनों तक हथियार व आईडी पहुंचाने का नियंत्रण प्रयास कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के 8 साल पूरे होने पर लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी उपलब्धियां गिना रही है। मोदी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा के चक्रोही मंडल द्वारा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत भाजपा जनता को मोदी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों से लोगों को रूबरू करवाया जा रहा है। सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव व्यासपुर और घर घर जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जागरूक किया है। और श्यामलाल चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह से सफल हो रहा है और सरकार ने अपने इस कार्यकाल के दौरान ऐसी कई योजनाएं शुरू की हैं जिसका देश के हर वर्ग को लाभ मिला है। तो फसलों की बेहतर पैदावार के लिए जम्मू कश्मीर का कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। कृषि विभाग बेहतर बीज पैदा करने के लिए अपने फार्म्स में ढांचे में भी बड़े पैमाने में बदलाव कर रहा है और यहां पर बढ़िया बीज तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि विभाग द्वारा ब्लॉक मड़ की चक जाकर स्थित फार्म में भिंडी का जो बीज है वो तैयार किया जा रहा है। ज्वाइंट डायरेक्टर फार्म्स विजय उपाध्याय की निगरानी में तैयार किए जा रहे इस बीज से किसानों को उम्दा पैदावार हासिल होगी और विजय उपाध्याय ने बताया है कि कृषि विभाग किसानों को बढ़िया क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है और इसी दिशा में इस पर काम किया जा रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्रीकल्चर फार्म्स हैं इनका इसलिए एस्टेब्लिश किए गए हैं कि अच्छी किस्म का सीड यहाँ तैयार किया जाए और सीड्स की मल्टीप्लिकेशन हो, क्योंकि जब ये सीड तैयार होता है यूनिवर्सिटी में
या साइंटिस्ट तैयार करता है उसकी काफ़ी कम मात्रा होती है, तो उसको ब्रीडर सीड बोलते हैं। तो ब्रीडर सीड के बाद ये हमारे फॉर्म्स में आता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको फाउंडेशन सीड बनता है। फाउंडेशन सीड के बाद फाउंडेशन 2 बनता है, उसके बाद सर्टिफाइड बनता है, और ये जो सर्टिफाइड सीड होता है ये फार्मर्स को मिलता है। तो कहने का मतलब एक पूरी चेन है सीड बनने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी गवर्नमेंट का थ्रस्ट है कि फार्मर्स की इनकम डबल हो और उनकी आमदनी बढ़े, तो इसमें सीड का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। तो सीड अगर अच्छा होगा तो उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अपने फार्म्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने फार्म्स का जो रख रखाव होगा इस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट और इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।